हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। पटवारी जो पेपर हुआ उसकी सफलता के बाद अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सफलता के लिए आपको रोजाना हमारे साथ मॉडल पेपर देखना होगा, जो कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के नए पाठ्यक्रम जो 17 अप्रैल 2025 को जारी हुआ है उसके अनुसार बनाया गया है। इसके अंदर 120 प्रश्नों की पूरी सीरीज तैयार की गई है जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। 19, 20, 21 सितंबर 2025 का जो पेपर होगा वो बिल्कुल ऐसा की ऐसा होगा। इसके अंदर भी कोई भी बदलाव नहीं होगा। जिस तरह की वीडियो हम बना रहे हैं उस वीडियो के अंदर एक भी प्रश्न जो आप देखेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि जो बाहर जाए। आपको मात्र 1 घंटे से भी कम की वीडियो बनाकर दी जा रही है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 बार अच्छी स्पीड में, 2 या 3 की स्पीड में, जिस तरह आप समझ सकते हैं उस तरह से जल्दी देखिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार देखने के बाद ये अपने आप ही आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अपना आज का वीडियो। राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? बताइए, राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल है वो कहाँ पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खादरा गांव पाली में। दोस्तों खादरा गांव पाली के अंदर 7 रंगों वाला मार्बल है वो पाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में लोहे अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? लोहे अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है वो कौन से हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मोरिजा, बनोला, नीमला, रायसेला और डाबला। दोस्तों ये तीनों जो क्षेत्र है ये लोहे अयस्क के क्षेत्र है। मोरिजा, बनोला है ये दोस्तों कहाँ पर है? ये जयपुर में है। नीमला, रायसेला ये कहाँ पर है? ये दौसा में है। और डाबला कहाँ है? झुंझुनू में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी कहाँ से लगाई गई है? देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी कहाँ से लगाई गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लगाई गई दोस्तों लोनकरणसर बीकानेर में। लोनकरणसर बीकानेर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में देश की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? बताइए, देश की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक ये प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस की तरह का एक डब्बा होता है दोस्तों रेल का, ठीक है, वो चलती है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? बताइए, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर देखिए उष्ण भी पाई जाती है, अर्धशुष्क भी पाई जाती है, आर्द्र भी पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय नहीं पाई जाती। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्रुवीय। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मावठ की वर्षा द्वारा निम्न में से कौन सी फसल लाभान्वित है? बताइए, जो सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको दोस्तों मावठ कहते हैं, और ये पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है, और ये फसल है ये दोस्तों गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही पर। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गरदड़ा, दोस्तों गरदड़ा सिंचाई परियोजना कौन सी जिले में है? दोस्तों ये गरदड़ा सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। सी नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? बताइए, विंध्य पठार का भाग स्थित है, बताइए कहाँ पर विस्तार है विंध्य पठार का? दोस्तों राजस्थान के अंदर तो आप सभी को पता होगा, जो हाड़ौती का पठार है जिसको अपन दक्षिणी पूर्वी पठार है वो बोलते हैं, ठीक है, ये मालवा के पठार का ही विस्तार है, इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दक्षिण पूर्वी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हर्ष पर्वत किस जिले में? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो कहाँ पर है? हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है? सीकर में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही था। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का भाग, यह मध्य का मैदान है वो कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को दोस्तों क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान बोलते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जरगा और रागा की पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? जरगा और रागा की पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है देसरो। क्या कहलाता है? देसरो कहलाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लूणी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों दाईं ओर से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नदी मिलती है, उसका नाम है दोस्तों जोजड़ी नदी, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस जोजड़ी नदी का जो उद्गम है वो नागौर के पांडुलू गांव से होता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, काकनी, कातली, साबी, गग्गर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़ आदि किस प्रकार की नदियां हैं? नाम तो पता चल के पढ़ के दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी नदियां हैं। तो ये अंतर प्रवाह वाली नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक जल प्रवाह की नदियां है ये। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये स्थित है चंबल नदी पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों ये। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां सांबर झील से मिलती है? बताइए कौन सी 2 नदियां सांबर झील में मिलती है या गिरती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सांबर झील के अंदर मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला ये नदियां है वो दोस्तों आकर मिलती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंथा भी मिलती है, रूपनगढ़ भी मिलती है, खारी भी मिलती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उपरोक्त है सभी। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों थार मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहते हैं? वो दोस्तों कहते हैं जोधपुर को। किसको कहते हैं? जोधपुर को। और क्या कहते हैं? जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं, मरु प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य के किस भाग या प्रदेश में मिश्रित लाल काली मिट्टी बहुलता नजर आती है?
बताइए राज्य के किस भाग में प्रदेश में यानी कि मिश्रित लाल काली मिट्टी बहुलता नजर आती है? कहाँ पर पाई जाती है मिश्रित लाल काली मिट्टी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये पाई जाती है दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मक्के के उत्पादन में दोस्तों ये सहायक है ये मिट्टी। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कथन बी दे रखा है, अपने को बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथनों का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1971 में अधिसूचित किया गया था। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को वर्ष 1971 में अधिसूचित किया गया था। सही बात है। आगे देखिए कथन बी में, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो अभ्यारण्य है ये दोस्तों भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियालों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कथन ए ही क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, केवल ए इसमें क्या है? सत्य है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? बताइए चंबल की सहायक नदी कौन सी है? पता चल गया होगा दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जहानाबाद की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, और दोस्तों ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बामनी, पार्वती और बनास, ये तीनों है ये दोस्तों चंबल की सहायक नदियां है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों बनास नदी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के अपन 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न है। देखिए भरतपुर का जाट राजवंश अपनी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानता है? तो अपनी उत्पत्ति है वो किससे मानता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से मानते हैं दोस्तों। ठीक है, अपनी उत्पत्ति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? मेवाड़ की पुकार कौन से आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक ही आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन के दौरान दोस्तों मेवाड़ के महाराणा के समक्ष 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो प्रस्तुत किया था, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये पुस्तक है ये सागरमल गोपा के द्वारा ये पुस्तक है वो लिखी गई थी, सभी को पता होगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और 2 पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं, एक है आजादी के दीवाने और एक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है, और एक है जैसलमेर में गुंडाराज। ये 3 पुस्तकें लिखी गई थी दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? दोस्तों ये हुडा है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, और 17 जुलाई 1734 को दोस्तों हुडा सम्मेलन की योजना है वो बनाई गई थी, और इसका जो अध्यक्ष है वो दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र जगत सिंह द्वितीय को दोस्तों इसका अध्यक्ष है वो बनाया गया था, जगत सिंह द्वितीय को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा जगत सिंह द्वितीय को हुडा सम्मेलन में अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये असफल रहा था दोस्तों। ठीक है, ये सम्मेलन बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, भूतला के युद्ध में जेतर सिंह ने किसे पराजित किया था? भूतला के युद्ध में जेतर सिंह ने किसे पराजित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इल्तुतमिश को पराजित किया था दोस्तों, इल्तुतमिश को। ठीक है, 1227 ईस्वी में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, इल्तुतमिश। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जोधपुर का शासक बनते ही मालदेव के पास कौन सा परगना था? दोस्तों जब मालदेव शासक बना तो मालदेव के पास परगना था, तो कौन सा परगना था? दोस्तों 2 ही परगने थे, एक जोधपुर और एक सोजत। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों सोजत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर नहीं दे रखा, सोजत ही दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शक्ति ने भाग नहीं लिया? बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष में दोस्तों कौन सी शक्ति ने भाग नहीं लिया, यानी कि कौन से वंश ने भाग नहीं लिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए, राष्ट्रकूट वंश ने भाग लिया था, पाल वंश ने लिया था और गुजर पटियार वंश ने लिया था। तीनों ने लिया था दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग, लेकिन चौहान वंश ने नहीं लिया था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, शाहबाज खान ने राव चंद्रसेन से सिवाना दुर्ग कब जीता? दोस्तों शाहबाज खान ने दोस्तों चंद्रसेन से सिवाना दुर्ग है वो कब जीता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए अकबर ने राव चंद्रसेन को अपने अधीन करने के लिए 1576 में दोस्तों मुगल सेना के साथ शाहबाज खान को भेजा था। ठीक है, और सिवाना दुर्ग जीत लिया था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1576, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे बारमल को अकबर द्वारा कितना मनसब प्राप्त हुआ? बारमल को अकबर द्वारा कितना मनसब प्राप्त हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000 मनसब। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5000 मनसब। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी है वो कौन सी थी? दोस्तों सभी को पता होगा विराटनगर, जिसको विराट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विराट। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी खान पान में श्रावण क्या है? दोस्तों श्रावण किसको बोलते हैं? श्रावण बोलते हैं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाने वाला जो सुबह का भोजन है उसको बोलते हैं श्रावण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सुबह का भोजन है श्रावण। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन ए और कथन बी दे रखा है, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा इसमें सही है। देखिए जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, जिलों की नगरी है वो किसको कहते हैं? उदयपुर को, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, सर्वप्रथम डीग में महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम डीग के महलों का निर्माण है वो दोस्तों बदन सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, जल महलों की नगरी है वो दोस्तों डीग को कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य कथन बताना था अपने को, तो इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कछवार राजवंश की कुलदेवी कौन है? दोस्तों कछवार राजवंश की कुलदेवी है वो जमवाई माता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जमवाई माता। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति का मार्ग का मिश्रण है? राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? बताइए कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें चरणदासी संप्रदाय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चरणदासी संप्रदाय। ठीक है, और चरणदासी संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में, ये भी याद रखना है। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है। सेवड़िया पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये पशु मेला है, ये जालोर जिले में लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जालोर जिले में रानीवाड़ा में लगता है दोस्तों ये। ठीक है, रानीवाड़ा में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझ होप भी कहा जाता है? जूझ होप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये मोरचंग को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और मोरचंग क्या है? ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है और ये लोहा का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में दोस्तों ये प्रचलित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, अबली का महल स्थित है। दोस्तों अबली का जो महल है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कोटा में है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा में। 38 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश हेतु कितने प्रवेश द्वार है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश हेतु कितने प्रवेश द्वार है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 7 प्रवेश द्वार है। कितने? 7 प्रवेश द्वार। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? जैसे कि पांडु पोल, हनुमान पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, जोड़ला पोल, ये क्या है? ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 7 प्रवेश द्वार है। 39 नंबर प्रश्न है, केला देवी का मेला जिस जिले में पड़ता है, कि बताइए केला देवी का मेला कहाँ पर पड़ता है? तो ये करौली में पड़ता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करौली में। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले का है? तो गले का आभूषण कौन सा है? तो दोस्तों मांडलिया है, ये गले का आभूषण है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाग 3 में भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान पॉलिटी के भी 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं दोस्तों, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों सही है। सही कूट का अपने को यहाँ पर चयन करना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एबीसी तीनों सही है। नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों को अंतर्लिखित क्रमानुसार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों को अंतर्लिखित क्रमानुसार कीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन से? देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई? बताइए निम्नलिखित में से 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों 1951 में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये 9वीं अनुसूची है, ये भूमि सुधार से संबंधित थी। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। और दोस्तों कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अपने को देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है वो दोस्तों यहाँ पर बताना है, असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर राज्यपाल वह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है, तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बाध्य नहीं है मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए, वो परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा देखिए वह राज्य का औपचारिक कार्यपालिका प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और सी कथन क्या है? सही है। ए और सी कथन क्या है? सही है। तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया था? असत्य कथन, तो केवल बी नंबर का कथन है वो क्या है? असत्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषयों का उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषयों का उल्लेख है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये उल्लेख है कितने विषयों का? तो दोस्तों वो है 29 विषयों का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन राजस्थान पॉलिटी के है वो 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 4 के अंदर। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बताइए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का दोस्तों अध्यक्ष होता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बताइए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो दोस्तों कब किया गया राजस्थान में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1999 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। और दोस्तों वर्ष 2000 में दोस्तों ये आयोग है वो कार्य करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही 1999। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान किससे परामर्श नहीं करता? लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान किससे परामर्श नहीं करता? तो दोस्तों परामर्श है वो देखिए मुख्यमंत्री से करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी करता है, विधानसभा में विपक्ष के नेता से भी करता है, राज्य कानून मंत्री से नहीं करता दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए,
विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? विधानसभा सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विधानसभा सदस्य वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, गलत हो जाएगा, 25 वर्ष है वो होनी चाहिए दोस्तों विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। इसने संविधान की अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुरूप शपथ ली हो, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन है वो क्या है, असत्य है। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसमें निहित है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों ये शक्ति निहित है संसद के पास में शक्ति है दोस्तों। ये यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 5 में सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब अपन है सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मेरुरज्जु के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असंक्रामक रोग है दोस्तों इसमें कैंसर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैंसर है वो असंक्रामक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? बताइए आम सर्दी का कारण है वो कौन कौन बनता है? बताइए कौन सा विषाणु? तो दोस्तों वो है इसमें राइनो विषाणु। कौन सा विषाणु? राइनो विषाणु। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है वो कितना रहता है? तो दोस्तों वो रहता है 98.6 फारेनहाइट, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको दोस्तों अपना है वो 37 डिग्री सेल्सियस में बोल सकते हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत का क्या अर्थ है? अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो दोस्तों देखिए 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना, और रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स का आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा है? कहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? अजमेर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही था, अजमेर। दोस्तों 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विमानन क्षेत्र के विकास और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस जिले में फ्लाइंग स्कूल खोलने हेतु मंजूरी दी है? बताइए फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी है वो दी है दोस्तों कहाँ पर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये भीलवाड़ा में। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भीलवाड़ा में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में राजस्थान के किस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? बताइए कौन से थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा के किशोरपुरा थाने को, किशोरपुरा जो थाना है कोटा में, इसको दोस्तों देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 2024 में इस थाने के अंदर अपराध में 40% की कमी हुई है और लूट की घटना दोस्तों नहीं हुई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में उच्च गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कितने दिन तक दूध का दूध पानी का पानी अभियान चलाया जाएगा? राजस्थान में उच्च गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कितने दिन तक दूध का दूध और पानी का पानी अभियान चलाया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये चलाया जाएगा कितने दिन? तो दोस्तों 21 दिन। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भाग 7 के अंदर करंट अफेयर्स से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न दोस्तों भारत के करंट अफेयर के और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? बताइए हाल ही में भारत नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? उसका नाम है दोस्तों सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य किरण। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में किया गया है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, भारत का 2023 में कपड़ा और परिधान निर्यात करने में कौन सा स्थान है? कपड़ा और दोस्तों परिधान निर्यात करने में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6ठा स्थान। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 6ठा स्थान। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने किसके नेतृत्व में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत सरकार ने किसके नेतृत्व में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रमेश चंद्र के नेतृत्व में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में चीन में किस नए वायरस ने दस्तक दी है? हाल ही में चीन में किस नए वायरस ने दस्तक दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस।
दोस्तों ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपने भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए एमएस पावर पॉइंट में मास्टर लेआउट कमांड का होता है। मास्टर लेआउट कमांड दोस्तों कहां पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये होता है स्लाइड मास्टर में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एक बार में टैब दबाने पर कर्सर कितना स्पेस आगे जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक बार में दोस्तों टैब दबाने पर कर्सर है वो कितना स्पेस आगे जाता है? तो दोस्तों 0.5 इंच है वो आगे जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक्सेल में संपूर्ण कॉलम को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? बताइए, एक्सेल में संपूर्ण कॉलम को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो वो है दोस्तों कंट्रोल+O। ठीक है, कंट्रोल+O। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो ये कंट्रोल+H है, एच का मतलब हाइड मत करते ना दोस्तों, इसका मतलब होता है फाइंड और रिप्लेस। कंट्रोल+H का मतलब, ठीक है, ओ का मतलब होता है हाइड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन किस एक फॉर्मूले से किया जा सकता है? एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन किस एक फॉर्मूले से किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एरे फॉर्मूले से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एरे फॉर्मूले से। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन फ्रॉम एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रोक्स अभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हिंदी व्याकरण के पर 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है उसका अपने को यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नदी पार हो गई, नदी पार थोड़ी हो गई, नदी पार कर ली गई। ठीक है, और देखिए गत रविवार वह दिल्ली जाएगा, गत रविवार वह दिल्ली जाएगा। तो दोस्तों वह गया गत रविवार, यानी कि पहले गया, गत का मतलब क्या है? पिछला। ठीक है, जाएगा थोड़ी, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां ईदगाह पाठ से ली गई है, ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, भीतर प्रवेश करना निषेध है। तो दोस्तों भीतर प्रवेश करना, भीतर और प्रवेश दोस्तों एक ही होता है। तो यहाँ पर प्रवेश निषेध है, ये इसका शुद्ध होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों शुद्ध वाक्य इसमें एक ही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, दंग रह जाना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? दंग रह जाना यानी कि दोस्तों दांतों तले अंगुली दबाना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 73 नंबर का प्रश्न है, औंकली में सिर देना मुहावरे का उपयुक्त आशय क्या है? औंकली में सिर देना यानी कि दोस्तों जोखिम मोल लेना। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जोखिम मोल लेना। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, पापड़ बेलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? पापड़ बेलना यानी कि दोस्तों बहुत परिश्रम करना। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुहावरा किस विकल्प में है? मुहावरा दोस्तों मुहावरे के अंदर दोस्तों ना का प्रयोग होगा लास्ट में। ठीक है, और बाकी लोकोक्ति के अंदर ना का प्रयोग है वो बहुत कम होता है, यानी कि मात्र 5% है वो ना का प्रयोग होगा लोकोक्ति के अंदर। बाकी मुहावरे के अंदर दोस्तों आपको ना का प्रयोग लास्ट में देखने को मिलेगा, जैसे कि सांप सूंघ जाना, देखिए लास्ट में ना दिखाई दे रहा है ना, तो ये मुहावरा है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का आशय है? अपना दोष बहाना करके टालना, अपना दोष बहाना करके टालना यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये लोकोक्ति हो जाएगी। इस लोकोक्ति का अर्थ है अपना दोष बहाना करके टालना। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सार्थक अर्थ सुनिए। ढाक के 3 पात, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है सदा एक सी स्थिति। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सदा एक सी स्थिति। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनहोनी शर्त रखना किस लोकोक्ति का अर्थ है? अनहोनी शर्त रखना किस लोकोक्ति का अर्थ है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बताइए, तो वो है दोस्तों नैनो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है, नैनो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये अनहोनी शर्त रखना, तो यहाँ पे यानी कि अधिक समय में थोड़ा काम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सॉरी नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है, तो ऐसी शर्त रखना जो पूरी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि किस विकल्प में है? दीर्घ संधि दोस्तों, दीर्घ संधि देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों सरयोमी के अंदर दोस्तों क्या है, यानी कि दीर्घ संधि किस विकल्प में नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है पूछा है। तो सरयुमी में सरयू प्लस और भी, इसमें भी दोस्तों दीर्घ संधि है। गिरीश के अंदर दोस्तों गिरी प्लस इसके अंदर भी दीर्घ संधि है। वागीश्वरी दोस्तों, वागीश्वरी के अंदर वाक प्लस ईश्वरी हो जाएगा और इसमें दोस्तों क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी देहातीत के अंदर देह प्लस अतीत, इसमें भी दीर्घ संधि है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद होगा। धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है धनु है प्लस टंकार, यानी कि इसमें विसर्ग संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यण संधि का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों यण संधि के बारे में मैंने आपको नियम बताया था, य ल के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए, य र ल और वह के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो दोस्तों वहां पर यण संधि है। यहाँ पर देखिए व्यस्त के अंदर य के अंदर आगे य के आगे आधा कटा हुआ अक्षर आ रहा है ना, तो इसमें यण संधि है। ठीक है, वी प्लस अस्त व्यस्त यण संधि है इसमें। आगे देखिए उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में है? उपसर्ग का प्रयोग है वो दोस्तों देखिए उपेक्षा में भी है, उपाधि के अंदर भी है और उपांग के अंदर भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है? तो दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय किसमें दोनों में प्रयुक्त है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
अलौकिक है, अलौकिक के अंदर दोस्तों ए तो क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। लोक है वो दोस्तों क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। और इक क्या है दोस्तों, प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है, बताइए इक प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए अत्यधिक है, अत्यधिक के अंदर दोस्तों अति क्या है, अति उपसर्ग है, अति प्लस अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें वो प्रत्यय नहीं लगा हुआ दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की लक्ष्मी है, तो रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे लक्ष्मी है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। लक्ष्मी है वो रेखांकित शब्द है, लक्ष्मी है वो क्या है, रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है, बताइए लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी दोस्तों ये जातिवाचक है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे गीता है वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन घर की लक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी यहाँ पर जातिवाचक होगा। आगे देखिए यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, देखिए मैंने उन्हें मिलने को कहा, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे उन्हें है वो आपको क्या करना है, रेखांकित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उन्हें मिलने को कहा, तो उन्हें में प्रयुक्त सर्वनाम का कौन सा भेद है, उन्हें। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उन्हें मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उनके, उनका, ठीक है, उन्हें, उसका, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही। 87 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कोकनद है, सतदल है, पुंडरीक है, लेकिन कोरक नहीं है दोस्तों। कोरक है ये किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों ये कली का पर्यायवाची है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द कौन सा है, अशुद्ध विलोम शब्द कौन सा है। यहाँ पर देखिए आकर्षण का आकर्षण हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आशीष का अभिशाप हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आविर्भूत का हो जाएगा दोस्तों तिरोभूत, बिल्कुल सही है। तृष्णा और तृप्ति ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए तृष्णा का जो विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों वितृष्णा, ठीक है, वितृष्णा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंसी, दोस्तों इसके लिए हिंदी समानार्थक शब्द है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें विसंगति। क्या हो जाएगा, विसंगति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अनुस्मारक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुस्मारक यहाँ पर इसको कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अपने इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 10 के अंदर, ठीक है, भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है दोस्तों ये प्रश्न है 91 से 105 तक। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, विच इज करेक्ट। दोस्तों खाली स्थान अपने को यहाँ पर भरना है। देखिए सी आस्क्ड मी वेयर आई, तो दोस्तों क्या आएगा बताइए। तो दोस्तों इसके अंदर आएगा वेयर आई लिव्ड। देखिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है आस्क्ड में, तो यहाँ पर लिव्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पॉट द एरर, अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए ही विल हैज फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो, ही विल हैज फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एरर है वो कौन से पार्ट में है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें हैज में एरर है दोस्तों, यहाँ पे विल हैज, ठीक है, तो विल हैज नहीं आएगा, विल हैव फिनिश्ड आएगा दोस्तों, विल हैव फिनिश्ड आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, विल का लगा हुआ है, तो पता चल क्या होगा आपको, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चेंज टू एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे द नोवेल वाज रिटन बाय द ऑथर, द नोवेल वाज रिटन बाय द ऑथर। तो दोस्तों इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा दोस्तों द ऑथर रोट द नोवेल। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दोस्तों इसमें देखिए दे हैड फिनिश्ड द वर्क, दे हैड फिनिश्ड द वर्क। दोस्तों इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दे सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, दे सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे चूज द डायरेक्ट स्पीच, चूज द डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए ही टोल्ड हर दैट ही वाज सॉरी, ही टोल्ड हर दैट ही वाज सॉरी। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट स्पीच है वो क्या बनेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए ही सेड टू हर आई एम सॉरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म टू असर्टिव, ट्रांसफॉर्म टू असर्टिव। तो यहाँ पर देखिए डोंट यू लाइक कॉफी, डोंट यू लाइक कॉफी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों इसका असर्टिव बनाना है, ठीक है, ये तो नेगेटिव में दे रखा है, तो इसका असर्टिव हो जाएगा दोस्तों यू लाइक कॉफी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है दोस्तों, आई सॉ ए टाइगर यस्टरडे,
यानी कि मैंने एक मैंने कल है वो एक शेर को देखा। अब दोस्तों इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैंने कल शेर को नहीं देखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आई डिडंट सी ए टाइगर यस्टरडे। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एरर, एरर बताना है कि दोस्तों कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए वी एंजॉयज वाचिंग मूवी ऑन वीकेंड्स, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए इंजॉयस है, इंजॉयस है, तो दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजॉय आएगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल अपने को भरना है दोस्तों। देखिए खालिस्तान दे रखा है मून वाज फुल लास्ट नाइट, मून वाज फुल लास्ट नाइट, तो यहाँ पर मून क्या क्या लगेगा दोस्तों, इसमें लगेगा द मून, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द मून। आगे देखिए करेक्ट डिटरमिनर खालिस्तान में भरना है दोस्तों। देखिए स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर वर्क, खालिस्तान में क्या आएगा वो बताइए, तो दोस्तों इसमें आएगा एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर वर्क, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे विच सेंटेंस यूज दोस्तों, देखिए पैरेंथेसिस करेक्टली, बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है वो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, जिसमें कोमा वगैरह सब कुछ सही लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए आई बॉट एप्पल्स ऑरेंज एंड बनानास यस्टरडे, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे विच ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस, दोस्तों खालिस्तान बनना है। इसमें देखिए ही इज इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान में, इसमें आएगा दोस्तों देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड आया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इन लर्निंग, इन लर्निंग आएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, इन लर्निंग। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे विच इंग्लिश ट्रांसलेशन इज करेक्ट, यह मेरा घर है, बताइए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यह मेरा घर है, इसको लिखेंगे दोस्तों दिस इज माय हाउस, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर प्रश्न इसमें देखिए सेलेक्ट द इंग्लिश टर्म ऑफ अनुबंध, दोस्तों अनुबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एग्रीमेंट। दोस्तों अब अपन है वो भाग 11 के अंदर दोस्तों गणित से संबंधित है 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि 106 से 120 तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, देखिए ए बी और सी किसी वर्तीय स्टेडियम के अनुदिश एक ही दिशा से एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी एक चक्कर 308 सेकंड में और सी एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम इसका निकालना है। एलसीएम आप निकालोगे तो दोस्तों कितना एलसीएम निकलेगा इसमें, दोस्तों इसमें निकलेगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालोगे, तो 252, ठीक है, 308 और 198, ठीक है। सबसे पहले भाग किसका गया दोस्तों, 2 का गया, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें कितना जाएगा 126 है, यहाँ पर कितना जाएगा 154 है, यहाँ पर कितना जाएगा 99, ठीक है। फिर दोस्तों किसका भाग गया, फिर दोस्तों भाग दिया 2 का, ठीक है, फिर 3 का, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो एलसीएम निकालोगे वही अपना राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। कितना जाएगा इसका एलसीएम निकलेगा दोस्तों 46 मिनट 12 सेकंड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मतलब इसका एलसीएम आप निकालोगे तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिखेंगे, जैसे कि इसका एलसीएम दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। तो इसको 2 दूनी 4 4 में 4 × 12 12 12 दिया 36 36 इंटू 7 इंटू 11 करोगे, ठीक है। फिर जो भी संख्या आएगी उसमें आपको क्या करना है 60 का भाग देना है, ठीक है। तो आपके पास में 46.12 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 46 मिनट और 12 सेकंड, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 4 संख्याएं हैं, 107 नंबर का प्रश्न है। 4 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, सीधा सा क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 कर लीजिए, कितना 40, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है 2/3, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुना है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। अब इसमें देखिए दोस्तों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माना कि दोस्तों सबसे लास्ट वाली जो चौथी संख्या है वो क्या है x है, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तीसरी संख्या हो जाएगी इसमें 4x, दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों इसमें 3/4 इंटू 4x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। और पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों इसमें 2/3 इंटू 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2x। बस इसका औसत आपको निकालना है, तो यहाँ पर तीसरी संख्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों 16, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राम ने 12 किग्रा सेव 30 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदे, ठीक है। 30 इंटू 12 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 360। उनमें से 6 किग्रा सेव 50 किलो के हिसाब से बेच दिए, तो कितना 300 रुपए के हिसाब से दोस्तों 6 किलो बेच दिए। शेष को 25 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेच दिए, तो दोस्तों 12 में से 6 तो बेच दिए थे, अब 6 और बचे, तो 6 इंटू 25 कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो भाई कितने रुपए में बेचे 360 में तो खरीदे और बेचे कितने में 450 में, प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों 90 रुपए का, तो यहाँ पे इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक कुर्सी को 10% हानि पर 2700 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि कुर्सी दोस्तों पता चल गया होगा दोस्तों 3000 रुपए की कुर्सी है, 10% की हानि पर यानी कि 300 रुपए की हानि पर बेचा तो 2700 रुपए में बेच दिया। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, इसको दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2700 इंटू 125/90, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों 3000 का 25% कितना होता है, तो दोस्तों 3000 का जो 25% है वो होता है
देखिए यहाँ पे 10% थाने पर बेचा, ठीक है, तो अपनी वस्तु हो गई 3,000 की, और 3,000 का दोस्तों जो 25% है वो होता है 750 रुपए, यानी कि 3750, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3750। यहाँ पे 3750 कर लेना, ठीक है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3750 कर लेना। 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? भाई 25 तो किराए में कर देता है, 5 का खा जाता है, 15 की दोस्तों यात्रा कर लेता है, और 10% कपड़ों पे खर्च कर लेता है। यानी कि 25 और 15 कितने होते हैं? 40। 40 और 5 कितने होते हैं? 45। 45 और 10 कितने होते हैं? 55। यानी कि 55% तो वो क्या करता है? खर्च करता है। बचे कितने? 45%। तो 45% बराबर कितना? 27,000 है। तो दोस्तों 100% बराबर कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे 27,000 है, 27,000 बटे 45 इंटू 100 कर लीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों? 60,000। 60,000 तनख्वाह है दोस्तों, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछा है, तो दोस्तों क्या होगी? सीधा सा है दोस्तों, यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100 बराबर दोस्तों यहाँ पर 1,85,220 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो जनसंख्या आएगी वो 1,60,000 आ जाएगी, इसको आप सोल्व करोगे तो, ठीक है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही था। 112 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, 4.5 प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपए प्राप्त होते हैं, होने वाले साधारण ब्याज क्या है? बताइए दोस्तों। मूलधन दे रखा है यहाँ पे 2400, दर दे रखी है 4.5%, ठीक है। समय दे रखा है 4 वर्ष 6 माह। 4 वर्ष 6 माह को दोस्तों अपन है वो क्या लिख सकते हैं? इसको दोस्तों 9/2 है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे लिखेंगे? अपने को साधारण ब्याज याद करना है, तो 2400 इंटू 4.5 इंटू 9/2 इंटू 100, बस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से ये 12 कट गया, तो 12 इंटू 4.5 इंटू 9 कर लोगे तो दोस्तों 486 आ जाएगा। ये अपना क्या है? साधारण ब्याज। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक धनराशि 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,816 रुपए हो, तो मूलधन कितना होगा? दोस्तों मूलधन है वो कितना होगा वो अपने यहाँ पर बताना है। ऑप्शन उठा के कर लीजिए दोस्तों, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 15,000, ठीक है। 15,000 रख के देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माँ बेटियों सुनंदा और गिरिजा में 2492 उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है, यदि गिरिजा की आयु 16 वर्ष तथा सुनंदा की आयु 12 वर्ष है, तो सुनंदा प्राप्त करेगी। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 4:3 हो जाएगा, ठीक है। और अनुपातों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 7, ठीक है। अब सुनंदा का अनुपात कितना है? 4। देखिए, सुनंदा और गिरिजा, ठीक है, सॉरी, सुनंदा का अनुपात है दोस्तों 3, ठीक है। सुनंदा का अनुपात कितना है? 3। तो यहाँ पर इसको दोस्तों 2492 बटे 7, ठीक है, इंटू 3, तो कितना जाएगा? 1,068। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 115 नंबर प्रश्न है, एक धनराशि को 5 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात के अनुपात में चारों व्यक्तियों को बांटा जाता है, उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है? भाई इसमें सबसे कम है 5 और सबसे बड़ा है 20, तो दोस्तों यहाँ पे 5 बटे 20 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। 50 में 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा? 25। तो यहाँ पर 25% इसका राइट आंसर। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक आदमी और 3 औरतें और 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं, 2 आदमी 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में कर सकते हैं, 2 आदमी 3 औरतें उस काम को 120 घंटे में कर सकते हैं, 5 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने घंटे में करेंगे? दोस्तों इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, इसमें आ जाएगा 43 सही 7/11 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटों में तय करती है, अगर वही दूरी 4 घंटे में तय करनी हो तो औसत चाल क्या होगी? दोस्तों चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय दोस्तों यहाँ पर 4.5 घंटे दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो यहाँ पे 80 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 360 किलोमीटर, ठीक है। अब दोस्तों 4 घंटे में तय करने के लिए 360 में अपने को क्या करना है? 4 का भाग दे देना है, कितना जाएगा? 90। तो यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी दोस्तों, ये औसत चाल होगी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 से 120 प्रश्न तक दोस्तों अपने को सारणी के माध्यम से उत्तर देना है। एक विश्वविद्यालय में 6 अलग अलग विषयों में प्राध्यापकों का प्रतिशतवार विभाजन है, प्राध्यापकों की कुल संख्या 1600 है, ठीक है। प्राध्यापकों का प्रतिशत भी दे रखा है, विश्वविद्यालय में पुरुष और महिला प्राध्यापकों के बीच का अनुपात है वो अपने को यहाँ पर याद करना है, ठीक है। अनुपात भी दे रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 118 नंबर प्रश्न है, हिंदी में प्राध्यापकों यानी कि पुरुष और महिला दोनों की कुल संख्या गणित और रसायन में मिलकर महिला प्राध्यापकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए टोटल इसमें 1600 दे रखे हैं, ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था 1600। अब दोस्तों इसमें देखिए महिला और पुरुष किसमें? हिंदी के अंदर देखिए दोस्तों महिला और पुरुष कितने हैं? 4, ठीक है, यानी कि 1 और 3, और गणित और रसायन, ठीक है। तो यहाँ पे गणित और रसायन में कितने हैं? गणित में दोस्तों 3 और 4 7, 7 और 7 14, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को देखिए डायग्राम के माध्यम से इस प्रश्न को हल करना है, आप कर लेना। 51% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 119 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसका भी मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ दोस्तों, 146 इसका सही उत्तर होगा। अगर आप हल करना चाहते हैं तो दोस्तों क्लास को स्टॉप कीजिए और आप हल कर लीजिए, ठीक है। 120 प्रश्न भी दोस्तों, ये 3 प्रश्न डायग्राम से संबंधित आएंगे, ठीक है। इसमें प्राणी विज्ञान में महिला प्राध्यापकों की संख्या और हिंदी में पुरुष प्राध्यापकों की संख्या के बीच अंतर है, वो कितना होगा? तो यहाँ पे अंतर 150 आएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।